कभी वागरा कभी अलीगढ़। चलो जी अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 इसमें केवल इंट्रो पार्ट कवर होगा और इसमें हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक और चीज़ पढ़ेंगे आज हम मीन भी इसमें पढ़ेंगे जो सिलेबस में मीन तक है सिलेबस में। इसमें टॉपिक जो है वेरिएंस भी है और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। अब वेरिएंस हटा दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेबस में डिलीट हो गया। मीन है, मीन तक हम लोग इसमें केवल कवर करेंगे। तो अब देखो यार सर ये रैंडम वेरिएबल क्या है, यहाँ पर पूरा ये जो टॉपिक है ना आकाश रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। बिल्कुल सही बात, वो तो बात की बात है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। सर ये क्या होता है, वेरिएबल कहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी में। तो बस मैथ्स में आज हम कोई भी नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे लोगों ने स्टडी करी है। जैसे अभी तो हमने क्या पढ़ा कि सर आपने 3 कॉइन को टॉस किया, तीनों के ऊपर हेड आ जाए इसकी संभावना क्या है, ठीक है 2 के ऊपर हेड आ जाए इसकी संभावना क्या। लेकिन अब उन्होंने कहा यार अब पक गए ऐसे क्वेश्चन पढ़ अब कुछ और नया करो। तो उन्होंने क्या नया किया, उन्होंने कहा अब हम लोग नंबर्स पे जाएंगे। किस पे, नंबर्स पे। जैसे आपने एक कॉइन को 50 बार टॉस किया तो बताओ नंबर ऑफ हेड क्या है, 50 में हेड कितनी बार आया है। जैसे मैंने कहा आपने भैया 50 बार कॉइन को फेंका, मैंने कहा 30 बार हेड आ जाए इसकी संभावना क्या है। अब बात होगी नंबर्स की, किसकी बात होगी भैया, नंबर्स की। नंबर्स की बात। अब कॉइन आपको हो सकता है, अभी हम लोग क्वेश्चन जब मिसलेनियस के करेंगे तो एक कॉइन को 300 बार उछाला जाएगा, 300 बार। अब 300 बार के आउटकम लिखोगे 2 की पावर 300 तो नहीं लिख पाएंगे। तो रैंडम वेरिएबल से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका नाम भी समझेंगे कि इसका नाम एक्चुअली में रैंडम वेरिएबल क्यों रखा गया, नाम कहाँ से आया। इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं रैंडम वेरिएबल को। इसको कैसे कहते हैं सर, रियल वैल्यूड फंक्शन। और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और फिर इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी बातें पढ़ेंगे। लगभग आप तुम 4 नंबर का अपना पढ़ के जाओगे। तो कौन आ रहा है ये, चलिए अच्छा अब देखो सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं कि आपने 2 कॉइन को थ्रो किया। किसको, 2 कॉइन को। मैं इससे मतलब छोटा एग्जांपल लिया है क्योंकि हम लोग आउटकम्स लिख सकते हैं। तो एच हो गया और एच टी हो गया, टी एच हो गया और टी टी हो गया। यस और नो, ये हमारे क्या हो गए भैया, आउटकम्स हो गए। अब अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मेरे अंदर भैया इंक्विजिटिवनेस आ रही है कि सर नंबर ऑफ हेड्स बताओ। नंबर्स की बात होगी यहाँ पे, क्या, नंबर ऑफ हेड्स। तो भैया नंबर ऑफ हेड यहाँ पे 2 आए हैं, 1 भी आया और 0 भी आया। यस और नो। तो दो जब आए तो वो एच एच हो गया, 1 जब आया है तो एच टी या फिर टी एच हो गया, 0 आए वो। तो इस नंबर ऑफ हेड को ही हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या कहते हैं, और इसको कैपिटल एक्स से इंडिकेट किया जाता है। बस ये जानना चाहते हैं कि 2 कॉइन को आपने थ्रो किया तो हेड कितनी बार आएगा या नंबर ऑफ टेल्स। रैंडम वेरिएबल है ना। तो अच्छा सर एक एक करके समझते प्यार से, नॉलेज के लिए कि सर इसमें इसको वेरिएबल क्यों बोला गया, समझना। अभी रैंडम वेरिएबल क्या है, 0, 1 और 2। यस और नो। अच्छा जी, अब अगर मैंने 3 कॉइन को एक साथ उछाला, समझना 3 कॉइन को, तो वहां पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3 हो जाएंगे। यस और नो। और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा तो ये चीज चेंज होती रहेगी। यस और नो। कभी नंबर ऑफ हेड यहाँ पे एच एच कितने हैं, 2 हैं। वहां पे हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट में एच एच 5 हो जाए, किसी में हो सकता है एच एच 3 हो जाए। तो जब कोई चीज चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। मतलब यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये यूनिक थोड़ी ना भाई साहब, ये तो चेंज होते रहेंगे। यस और नो, ये तो चेंज होते रहेंगे ना। अगर मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन पे हेड ही हेड है, तो क्या कभी नंबर ऑफ टेल्स आएगा, क्या कभी नंबर ऑफ टेल्स, मतलब ये चीज रहेगी नहीं। जब ये चीज नहीं रहेगी कि मतलब चेंज हो गया। तो कोई चीज चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं जी, उसको वेरिएबल कहते हैं। रैंडम क्यों आया, अरे यार रैंडम तो खैर बच्चों वाली बात है। कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है, एकदम हमने उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया पूरे प्रोबेबिलिटी में। रैंडम वर्ड हम लोग पढ़ते आते हैं कि यू ड्रॉ एट रैंडम पढ़ते हैं ना। तो रैंडम का मीनिंग होता है कोई प्लानिंग नहीं है,
एकदम से हमने कोई सा भी नंबर निकाल लिया, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये नंबर चेंज हो रहे हैं इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। रैंडम इसलिए लगा दिया कि पता नहीं 2 कॉइन उछाल दिए, 4 उछाल दिए, 5 उछाल दिए, कुछ नहीं। क्या नाम समझ गए ना इसका? मैं इसका नाम का मीनिंग बता रहा हूँ कैसे, क्या मैं समझा पा रहा हूँ भैया? चलो अच्छा जी। अब सर रैंडम वेरिएबल को रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों कहते हैं सर? सर इसको फंक्शन मतलब ये कहाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे आ गया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया है कि रैंडम वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। मतलब क्या होगा? सपोज समझना, ये हो गया रैंडम वेरिएबल, ठीक है सर। मैंने आपसे बोला एच, तो आप क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे? समझना एच का मीनिंग कि एच मतलब दोनों तरफ हेड। क्या बात समझ? कितनी बार आया है? एक बार। अगर मैं आपसे ऐसे ही बोलूँ, या फिर छोड़ो, हमने एक्स माना किसको है? नंबर ऑफ हेड को। एच में नंबर ऑफ हेड कितना है? यस और नो? चलिए अब हम एच टी ले लो या फिर टी एच ले लो। एक्स का मीनिंग है नंबर ऑफ हेड, एच टी में नंबर ऑफ हेड कितना है? 1। या टी एच में कितना है? 1। टी टी इसमें कितना है जी? क्या चमका, क्या चमका। सब ना धीरे धीरे। क्यों इसको बोला गया रियल वैल्यूड फंक्शन? फंक्शन क्या होता था? फंक्शन ये होता था कि मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर आया, f की जगह 2 पुट किया 2 का स्क्वायर। इनको डोमेन बोलते थे। कुछ ना कुछ आंसर रखने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी। क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं? यहाँ पे हमने ये डोमेन रख दिए, ये वैल्यू पुट करी तो आउटकम्स आ रहे हैं। और भी देखो, अगर आपने एच को 2 से कनेक्ट कर दिया, क्या एच अब किसी और से कनेक्ट होगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एच का मतलब 2 हेड। अगर ये 2 से कनेक्ट हो गया, अब ये किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। और यही फंक्शन की खासियत थी भाई साहब, कि अगर वो किसी और से कनेक्ट हो गया तो किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा कि रैंडम वेरिएबल के अंदर फंक्शन वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो क्यों ना हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन एक्स था, 10th में पढ़ा था उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 11th में आए तो उसी को क्या बोला? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन की सारी खासियत थी। यस और नो? तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोला जाता। कैसे बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ये इनके डोमेन हो गए और ये इनके आउटकम्स आ गए। कोडोमेन कह लो या इनको रेंज कह लो, कुछ भी कह लो। क्लियर है? तो रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल एक्स से इंडिकेट करते हैं। किसी बुक मतलब एनसीईआरटी में इसको एक्स, स्मॉल एक्स आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। अगर मिलेगा या तो कैपिटल एक्स मिलेगा या एक्सआई को हम लोग क्लास 10th में कहते थे क्लास मार्क, अगर याद आ रहा हो ना, तो इसको एक्सआई से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो जितनी बातें मैंने इसमें लिखी हैं, अब देखो यार रैंडम, अब तो थोड़ा डीप में जाना चाहो ना, तो रैंडम वेरिएबल भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। एक डिस्क्रीट होता है हमारे पास और एक हमारे पास होता है कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस हमारे पास सिलेबस में नहीं है। डिस्क्रीट जो भी हम पढ़ रहे हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही है, ठीक है। कंटिन्यूस क्या होता है? अब नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत जान लो कि 1 घंटे का पेपर है बच्चे का, किसी में जैसे 10 20 30 बालक पेपर कर रहे हैं, 1 घंटे का पेपर है। कोई 1 मिनट के अंदर कर सकता है, कोई 50 मिनट के अंदर कर सकता है, कोई 59 मिनट के, मतलब 1 घंटे के अंदर ही लगातार चीज़ें चलती रहेंगी, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो कोई बालक 1 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई 50 मिनट के अंदर कर देगा। ऐसे जो क्वेश्चंस आते थे ना, कि कितने बालक ऐसे हैं जो 50 मिनट के अंदर सॉल्व कर दें, नंबर्स की बात यहाँ पर भी होती थी ना। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है फैला हुआ, नॉर्मली ऐसे। तो ये केवल नॉलेज के एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है ज़्यादा, तो बस इतना जान लो, समझ लो। अभी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है, मीन कैसे फाइंड करते हैं। मीन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस एक्स से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। करेंगे अभी आगे धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। ई एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक मैंने जितनी बातें समझने कोई डाउट तो नहीं हो रहा यार, ये बता दो, क्योंकि यार ये समझ नहीं आता कि मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको भी समझ आ जाएगा। आप बताओ पहले, कोई डाउट तो नहीं आ रहा दिमाग में? चलिए जी, अब टेबल इसकी बना के, अच्छा अब एक क्वेश्चन लेते हैं भैया, उसमें से रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसी में आपका मीन भी समझा देंगे, ठीक है। कह रहे हैं एक कॉइन है, उसको 3 बार आपने टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए डियर? 8। अब 8 कैसे लिखते हैं? एच। अब ये तो भैया लिखना आना चाहिए यार, तुम इसमें मत पूछना सर ये क्या कर रहा है, ये तो आना चाहिए। 4, फिर एच एच टी टी, एच एच टी टी,
एच टी क्या जमगा, ये हो गए। और आपको ना रैंडम वेरिएबल दिया जाएगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल अगर नहीं दिया गया तो भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए रैंडम वेरिएबल क्या है। तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में जो आपको रैंडम वेरिएबल दिया गया वो नंबर ऑफ टेल्स दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया कि एक कॉइन को 3 बार थ्रो किया या फिर 3 कॉइन को 1 बार, और रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए पूरी, और इनका मीन भी फाइंड करो, एक ही क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए अच्छा, इस तरीके से हमारे पास है रैंडम वेरिएबल क्या दिया, नंबर ऑफ टेल। तो चलिए भैया टेबल कैसे बनती है, खैर बच्चों ही वाली बातें हैं, देख लो फिर भी। तो मीन भी इसी में फाइंड कर देंगे, तो इससे ऐसे करते हैं। चलिए x क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ टेल्स। तो अब समझना रहा, अब देखो यहां पे नंबर ऑफ टेल्स क्या है 0, तो भैया 0 भी आ सकता है। यहां पे नंबर ऑफ टेल्स क्या है 1, तो ये भी हो सकता है। 2 भी है और 3 भी है। अच्छा एक चीज़ और, एनसीईआरटी कहती है भैया ऐसा कि रैंडम वेरिएबल को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब हौच पौच मत करो कि 3 यहाँ कर दो 4, ऐसे नहीं, किसी एक ऑर्डर में लो तो अच्छा साइन जाता है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब रैंडम वेरिएबल की यहाँ इसको x से रिप्रेजेंट करो, इसको x से रिप्रेजेंट करो या फिर xi से रिप्रेजेंट करो, दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसको या तो प्रोबेबिलिटी किसकी, रैंडम वेरिएबल की, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर स्मॉल p और i कैसे भी रिप्रेजेंट करो, दोनों ही तरीके आपको दोनों ही दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना भैया। तो या तो ये कर दो या फिर ये कर दो। चलिए अच्छा अब समझना कैसे करेंगे। 0 का मतलब नंबर ऑफ टेल्स क्या है 0, तो ऐसा क्यों, एक बार ही तो है भैया, देखो तो 1/8। रैंडम वेरिएबल 1 है, मतलब नंबर ऑफ टेल्स क्या होने चाहिए 1, तो 1 और 2 3, 3/8। अच्छा नंबर ऑफ टेल्स 2 होने चाहिए, तो देखो 1 और 2 और 3, 3/8। और नंबर ऑफ टेल्स 3 केवल एक बार है 1/8। अच्छा एक काम और कर सकते हैं क्या, कि जब ये टेबल बन जाए तो इनको ऐड कर लेना, इनका आंसर जो आएगा भैया 1 आना चाहिए। अगर नहीं बना रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है फिर, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास भैया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इतनी होती बस, यही आपको जो मैंने लिखा है ना यही होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन तो मैं अलग से बता रहा हूँ। तो मीन के बारे में आ जाओ, अगर मैं फॉर्मूला वगैरह लिखूंगा तो आपको लगेगा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मीन को किसी बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जैसा मैं दूसरा था EX क्या जमका, यस और नो, इस तरीके से। अगर आप इसके फॉर्मूले पे गए तो भैया ये i की पावर 1 से लेके n तक और PI इंटू XI, बट मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, वैसे सिंपल सी चीज़ है। मीन का मीनिंग ही होता है सम ऑफ ऑल, और जितने उससे डिवाइड करो, समझते हैं ये फॉर्मूले, देख लो समझ लो कैसे भी। मीन क्या कह रहे हैं, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया इन। जब कभी भी आपसे मीन पूछा जाए और x मतलब रैंडम वेरिएबल, तो उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मीन का मतलब ही होता है ना सम ऑफ ऑल। चलिए भैया मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3/8, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 3/4, और 3 के साथ क्या 3/8। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तो दिस इज योर मीन। अब ये मत सोचना कि सर मीन का आंसर भी क्या 0 से 1 के बीच में रहेगा, नहीं भैया कुछ भी आ सकता है। ये मीन का आंसर कुछ भी आ सकता था, 1 से 10 लाख 20 लाख कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसे टेंशन नहीं। हाँ फिर ये इसका मीनिंग समझाते तो ये है क्या, देखो PI मतलब प्रोबेबिलिटी, ये रही PX बोलो या PI, XI मतलब रैंडम, इनका मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं। और सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल, और 1 से स्टार्ट करना, ठीक। n मतलब कहाँ तक, नंबर कितना नंबर भैया 1 2 3 4 तक लेके जाओ, बस उन सब ऐड कर दो 4 बार बस। तो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो, वैसे तो कुछ नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो ये आपका निकल के आ गया मीन। वेरिएंस जो है भैया वो सिलेबस में नहीं है, तो फिर उसके बारे में क्या ही डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उसमें क्या ही डिस्कस करना, छोड़ो उस चीज़ को। फिर इसी पे स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। और वेरिएंस हो गया ना, स्टैंडर्ड, ये सब आपके स्टैट के पार्ट है। जो बच्चे जिन पे कॉमर्स है
ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, मैं सही बताऊँ, मैंने कई बार बता चुका हूँ, मैथ वाले बच्चों को चैप्टर 15 क्लास 11 में स्टैट जो पढ़ाया जाता है, ये आपको वेरिएंस पढ़ाया जा रहा है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, मैथ वाले बच्चे से अनजान ना रह जाए। वेक्टर पढ़ाया जाता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कि भैया वेक्टर फिजिक्स में बच्चे पढ़ लेते हैं पीसीएम वाले, बट कॉमर्स वाले आर्ट साइड वाले नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए तो मुझे नहीं लगता है इस पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ बहुत भयंकर लॉजिक बनेगा, कुछ नहीं है, यही है। वैसे ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूला लिख के आना वहाँ पे। हाँ, अगर आकाश का क्वेश्चन ये कि अगर सर ऑब्जेक्टिव में नहीं आया तो हम मीन का फॉर्मूला लेके हाँ भैया लिख दोगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मैंने तो देखो इसीलिए मैंने लिखा भी दिया है कि भैया लिख लो और एग्जाम में 4 नंबर में आएगा तो फॉर्मूला लिख के आओगे तो बड़ा गुड इंप्रेशन होगा, हाँ भैया बच्चे को मीन पता है। बट जितनी बातें मैंने बताई रैंडम वेरिएबल का कोई डाउट तो नहीं है, तन्नक सा भी डाउट, ये तो समझ आया होगा। ठीक है, हाँ चलो इंट्रो पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम